हेलो दोस्तों, मैं एक्शन आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल आप यहां पर पढ़ रहे हैं एक बहुत ही अच्छी सीरीज जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स को समझाया जा रहा है। जो एग्जाम में जिस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग पिछली वाली क्लास में चैप्टर नंबर 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। जिस जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं केवल उन्हीं प्रकार के क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं तो कंटिन्यूअसली डेली आप देखिए। डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें केवल उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया जा रहा है जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, तो मेरी कोशिश है कि इस डर को दूर करना। और मेरी उम्मीद है कि अगर आप डेली अगर वीडियोस देखते हैं, आप डेली क्लास ज्वाइन करते हैं, तो डेफिनेटली आपसे वो डर जरूर दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भले ही ना लाइक करिएगा, इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरते हैं न्यूमेरिकल से। तो वो यहां पर आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग यहां पर जो लेकर के चल रहे हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और हो सकता है कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि वही क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो बहुत सारे बच्चे इससे जो डरते हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनको भी शेयर करिए। भले ही भी आप लाइक भले ही ना करें इस वीडियो को, लेकिन आप शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो शेयर अवश्य करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जब आपके वीडियोस पर आप जब कमेंट करते हैं तो कमेंट जो आपके आते हैं ना, पॉजिटिव कमेंट्स, इनसे मुझे एनर्जी मिलती है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए और जो क्वेश्चन मैं यहां पर छोड़ता हूं, अधूरा क्वेश्चन छोड़ देता हूं, जैसे मान लिया थोड़ा बहुत सॉल्व करने के लिए आपको लास्ट में छोड़ देता हूं, तो उसको आप लोग सॉल्व जरूर करिए। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के आराम से बैठिएगा और चैप्टर नंबर 2 का आज हम लोग पहला वीडियो देखने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन ही हम लोग यहां पर केवल उठाएंगे और ये चैप्टर हम लोग 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। पहले वीडियोस में हम लोग कुछ चैप्टर लेंगे, कुछ टॉपिक्स लेंगे, टॉपिक्स का मतलब है कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे और उसके अगले वीडियो में भी कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपको अगर फॉर्मूला पता होगा आप मौखिक रूप में ही बता सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है सिर्फ कि आपको पता तो होना चाहिए ना, कम से कम। तो आपने अगर पढ़ाई की है तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी विद्युत धारिता कितनी होगी? गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, धारिता पूछी गई है और गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि पहले क्वेश्चन के लिए जो त्रिज्या है, गोलाकार चालक की त्रिज्या जिसे हम आर से लिखेंगे, वो लिखेंगे 9 मीटर। मीटर में ही दी है और मीटर में हमें जरूरत भी होती है, तो 9 मीटर है। इसकी धारिता आपको बताना है। तो याद रखिएगा, किसी भी गोलाकार चालक की धारिता या गोलीय संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? धारिता को हम लोग सी से व्यक्त करते हैं। तो सी का जो फार्मूला होता है, गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R होता है। ये फार्मूला होता है गोलीय चालक की धारिता का। चैप्टर नंबर 2 जब हमने पढ़ाया था तो इसमें जब भी धारिता स्टार्ट किया था, धारिता स्टार्ट करते ही हमने ये वाला डेरिवेशन आपको समझाया था। गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। यहां पर हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। तो यहां पर अगर हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछें तो क्या होगा? तो 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1/9 × 10⁹ और इनटू में ये R है, R का मतलब 9 मीटर है, तो 9 से 9 कैंसिल आउट। C = 1/10⁹ 10⁹ को ऊपर कर दे, 10⁻⁻9 हो जाएगा और फैरड धारिता का मात्रक होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा C = 10⁻⁹
फैरेड। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से लगा सकते थे, लेकिन आपको जरूरत थी इस फॉर्मूले की, आपको पता होना चाहिए था। तो चलो आगे चलते हैं और आगे के क्वेश्चंस को भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो आप लोग देखिएगा। एक क्वेश्चन दिया है, एक 8 माइक्रोफैरेड के संधारित्र। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन और उसके बाद में आप लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और उसके बाद में हमारे साथ आप लोग लगाइएगा। क्वेश्चन है, एक 8 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से 25 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। मतलब कोई संधारित्र था जिसकी धारिता थी 8 माइक्रोफैरेड, संधारित्र की धारिता 8 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड धारिता है, तो हम कह सकते हैं C बराबर 8 माइक्रोफैरेड। ओके, C का अर्थ क्या है, तो C का मतलब है धारिता। ठीक है, धारिता को C से व्यक्त करते हैं, तो C इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरेड। याद रखिए धारिता हमेशा फैरेड में होनी चाहिए, तो माइक्रो को हटा देंगे, 8 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो C इज इक्वल टू 8 गुणा 10⁻�6 फैरेड, माइक्रो को 10⁻�6 लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसकी संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से 25 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। मतलब पहले इसका वोल्टेज जो था वो था 20 वोल्ट और बाद में इसका वोल्टेज जो है वो 25 वोल्ट कर दिया गया, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में कुछ ना कुछ वृद्धि हुई होगी। 20 से 25 वोल्ट करने पर वो स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, स्थितिज ऊर्जा संधारित्र की होती क्या है, तो आपको फेमस फॉर्मूला याद होगा, U इज इक्वल टू हाफ CV²। ये संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा ही होगा, U इज इक्वल टू हाफ CV²। यहां पर अगर हम पहली वाली स्थिति में बात करें, जब 20 वोल्ट इसका था विभवांतर, ऐसी स्थिति में फार्मूला जो होगा इसका, पहली वाली जो ऊर्जा थी U1, अब अगर लिखें तो U1 बराबर हाफ मतलब 1/2 CV1² था। और बाद में इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो U2 बराबर में 1/2 CV2² हो जाएगा। हाफ CV1² और U2 बराबर हाफ CV2²। ओके, अब इनकी ऊर्जाओं में अंतर क्या होगा, पहले इतनी ऊर्जा थी, अब इतनी ऊर्जा है, बढ़ गई है, तो कितनी वृद्धि हुई है। जैसे अगर हम कहें आपसे कि पहले ऊर्जा 10 जूल थी, अब ऊर्जा जो है 25 जूल हो गई है, तो कितनी बढ़ गई है, 15 जूल। कैसे पता चला, तो U2 से हमने U1 घटाया है। तो ऊर्जा में अगर वृद्धि आप जानना चाहते हैं U, तो वो क्या करना पड़ेगा, U2 से U1 घटाना पड़ेगा। मतलब 1/2 CV2² से हमें 1/2 CV1² घटाना है, अर्थात U इज इक्वल टू हाफ CV कॉमन ले लें अगर, तो V2² माइनस V1², इस तरह से होगा। ओके, वैल्यू रख दीजिए, आप सारे वैल्यू दिए हैं, 1/2 C का मतलब है हमारे पास 8 गुणा 10⁻⁻6। V2 का मतलब क्या है, तो V2 है 25 का स्क्वायर, माइनस में V1 है 20 का स्क्वायर, और यहां पर U इज इक्वल टू 1/2 को काट दिया, 8 कटेगा तो बचेगा 4, तो येगा 4 इंटू 10⁻⁻6। 25 का स्क्वायर 625 होगा और 20 का स्क्वायर 400 होगा, आपको पता ही है। तो U इज इक्वल टू बन जाएगा 4 इंटू 625 से 400 जाएगा 225, इंटू में 10⁻⁻6। 225 और 4 का मल्टीप्लाई क्या होगा, तो आपको पता है 900 हो जाएगा, गुणा 10⁻�6 जूल होगा ये। ठीक है, तो ये जूल में उत्तर आ गया है, हमारा यही उत्तर है। लेकिन अगर हम इसे लिखना चाहें 9 ये 900 को, तो U इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁴ जूल लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा। हम केवल उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए मैं इन पर डिस्कस कर रहा हूं। मैंने पेपर्स का एनालिसिस किया है और उसके बाद में ही इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने हम पढ़ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को सुनिएगा, उसके बाद में आराम से इसे लगाइएगा हमारे साथ में। दिया है +1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम तथा -1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यह वैद्युत ध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है।
विद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फार्मूला सुनिए, दोबारा क्वेश्चन एक बार सुनिएगा। 1 × 10⁻⁶ कूलाम तथा -1 × 10⁻⁶ कूलाम, दो आवेश कुछ दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर? के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव है। दो आवेश बराबर के विपरीत प्रकार के कुछ दूरी पर स्थित है तो वैद्युत द्विध्रुव बनता है। अब यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। विद्युत क्षेत्र का वैल्यू दे दिया है। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, U ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों आवेश दिए गए हैं द्विध्रुव पर जो स्थित होते हैं, दोनों आवेश, और पहला आवेश, दोनों आवेश बराबर ही होते हैं तो QA और QB दोनों बराबर ही कहेंगे हम दोनों सिरों पर। कितना है? 1 × 10⁻⁶ कूलाम का आवेश है। एक पर धनात्मक है और एक पर ऋणात्मक है, तो हम कह सकते हैं प्लस माइनस हो गए। ये है Q1 प्लस का है तो QB माइनस का है। क्लियर है? कितनी दूरी पर स्थित हैं? जितनी दूरी पर स्थित होते हैं वो द्विध्रुव की लंबाई होती है, या फिर हम इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे, यहां पर अगर द्विध्रुव है, -Q आवेश है, +Q आवेश है, तो ये अपना आवेश पहला वाला हो गया। शुकाम हो गया भाई। तो ये पहला आवेश हो गया, ये दूसरा आवेश हो गया। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग 2L से लिखते थे। तो कितनी दूरी पर स्थित है? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। हम कह सकते हैं जो 2L दिया है, केवल L नहीं, और मैंने एक कल वाले दिन भी ये बात बताई थी, ठीक है, कि ये जो दूरी दी है यहां पर वो L नहीं या फिर R नहीं बल्कि 2L लिखते हैं। द्विध्रुव की लंबाई जिसे हम कहते हैं 2L। तो 2L कितना है? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो 2 × 10⁻² मीटर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बताएं ये वैद्युत ध्रुव कहां स्थित है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा, और वैद्युत क्षेत्र जो दिया गया है वो दिया गया है E = 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब बताना है आपको विद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको ज्ञात करना है, वो भी स्थायी संतुलन में। अगर स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, इसका मतलब है इसमें जो स्थायी संतुलन का मतलब है कि उनके बीच का कोण जो है क्षैतिज, जो हमारा द्विध्रुव है, द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 0 होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र अगर इस दिशा में है और द्विध्रुव भी इसी दिशा में रखा है तभी ये स्थायी संतुलन में रह सकता है। तो स्थायी संतुलन का मतलब यहां पर हो गया कि थीटा आपको दे दिया है 0 अंश। अब आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता होगा, नहीं पता तो डेरिवेशन मैंने करवाए थे, उनको जरा ध्यान से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। U = क्या होता है? तो U = होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है PE cos थीटा। ओके, U = होता है PE cos थीटा। ये होता है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, अब स्थायी संतुलन में है तो थीटा 0 होने वाला है। U = P, P का मतलब आप लोग जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, फॉर्मूला क्या था? P = 2QL या फिर P = Q × में 2L। बात वही है। तो P की जगह पर 2QL लिख लो या Q × 2L लिख लो यार। ठीक है, Q × में 2L, ये हो गया P का मान। इंटू में E का मान आपको दिया है, इंटू में cos थीटा। अब रखिएगा जरा सारे मान। Q का मान कितना है? तो Q की जगह पर हम लोग 1 × 10⁻�6 लिखेंगे। 2L की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2 × 10⁻² लिखेंगे, और इंटू में E का मान क्या रखेंगे? तो E का मान है 1 × 10⁵ और इंटू में cos थीटा, cos 0 अंश। तो लिख देते हैं U = 1 और 2 का गुणा 2, 10⁻⁻6, 10⁻², 10⁻8 हो गया, और 1 × 10⁵ और cos 0 अंश का मान 1 होगा, cos 0 का मान 1। तो U = 2 × 2, 2 रहेगा, 10⁻⁻5 8 ये और प्लस का 5 ये घटेगा, 10⁻³ बचेगा, और ये जूल में उत्तर आ गया हमारा 2 × 10⁻³ जूल। कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो तो आप लोग सही कर लेना, हम कभी कभी कैलकुलेशन हमारा गड़बड़ हो जाता है, मेरे ख्याल से मैंने सही किया है। ठीक है, तो आप लोग कर लेना। अच्छा है ना,
बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप परेशान मत होइएगा, कंटिन्यूअसली आप इस पूरी सीरीज को देखिएगा और आप पाएंगे कि जब आपके क्वेश्चन सामने आएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, हमने इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ा था। तो बिल्कुल हम लोग केवल उन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस ले रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग बस कंटिन्यूअसली लगे रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक भले ना करिए लेकिन शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। लाइक ना करिए कोई बात नहीं है, और कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं और अगली बात को हम लोग या अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है बहुत ही अच्छा, और इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही कई बार पूछ दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो हमारा चौथा या तीसरा कौन सा क्वेश्चन है पता नहीं है, ध्यान से देखिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको यहां पर ज्ञात करना है। यहां पर एक क्वेश्चन दिया है बहुत ही अच्छा, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैरड है। इसके आधे भाग को चित्रानुसार एक परावैद्युत पदार्थ से भरा जाता है तो इसकी धारिता 5 माइक्रोफैरड हो जाती है। परावैद्युत पदार्थ से जब भर दिया गया केवल इसके आधे भाग को, तो इसकी धारिता कितनी हो गई? 5 माइक्रोफैरड हो जाती है। परावैद्युतांक के का मान ज्ञात कीजिए। परावैद्युतांक, जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया है उसका परावैद्युतांक कितना है ये हमें ज्ञात करना है। और यहां पर अब ध्यान से देख लीजिए आप, यहां पर एक चित्र भी बनाया गया है। इस तरह से यहां पर एक चित्र बना है, यह है संधारित्र दिखाया गया है, इसका आधा भाग भर दिया गया है, इसके आधे भाग को किसी परावैद्युत पदार्थ से भरा गया है। यह मान लिया संधारित्र था, आधे भाग को परावैद्युत पदार्थ से भरा गया है, तो हम कह सकते हैं इसकी धारिता अब कितनी होगी। यहां पर हमें के का मान ज्ञात करना है। दोबारा एक बार क्वेश्चन को सुनिएगा, इसने कहा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, इसके आधे भाग को चित्रानुसार एक परावैद्युत पदार्थ से भरा जाता है तो इसकी धारिता 5 माइक्रोफैरड हो जाती है। परावैद्युतांक के का मान ज्ञात करना है। 2 माइक्रोफैरड धारिता है, लेकिन अगर इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ नहीं था उस स्थिति में 2 माइक्रोफैरड धारिता थी, लेकिन जैसे ही इसके आधे भाग को परावैद्युत पदार्थ से भर दिया गया तो इसकी धारिता कितनी हो गई? तो इसकी धारिता 5 माइक्रोफैरड हो गई। अब आपको बताना है इस परावैद्युतांक, इसका परावैद्युतांक कितना है आपको बताना है। तो अगर हम मान लें कि जब इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ नहीं था उस स्थिति में जो धारिता थी, जिसे हम लोग C0 से लिखते हैं, वायु या निर्वात में संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ जब नहीं होता है, ऐसी स्थिति में फार्मूला जो होता है समांतर प्लेट संधारित्र का C0 = A ε0/d, ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है। और जब K परावैद्युतांक भरा होता है उस स्थिति में जो फार्मूला होता है वो होता है Ka ε0/d। उस K का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलो अभी तो हम लोग ये मान के चलते हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहां पर लगाना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि पहले जो धारिता थी, जो परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा था, वो 2 थी। इसका मतलब है C0 का वैल्यू 2 माइक्रोफैरड था, 2 माइक्रोफैरड था, बराबर में A ε0/d। इसका मतलब यह हुआ कि A ε0/d का वैल्यू था 2 माइक्रोफैरड। मतलब जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ नहीं था तब धारिता होती है A ε0/d, और तब का वैल्यू दिया है, तब उसकी धारिता थी 2 माइक्रोफैरड। मतलब इसका वैल्यू दिया है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। 2 माइक्रोफैरड है, माइक्रो को अगर हम हटाएंगे 10⁻⁶ लिखेंगे। अभी के लिए अभी हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। अब इस स्थिति में क्या होगा, जब आधे भाग को भर दिया, आधे भाग को वैसे ही रखा है, अभी इसमें कोई अंतर नहीं किया है, ऐसी स्थिति में धारिता कितनी हो जाएगी? तो याद रखिएगा, अब प्लेटों का क्षेत्रफल आधा इधर है, आधा इधर है। अगर प्लेट का क्षेत्रफल a था तो अब a/2 इधर हो गया और a/2 इधर हो गया, ठीक है। तो अब इसकी जो तुल्य धारिता होगी, जिससे हम 5 माइक्रोफैरड लिख रहे हैं, ऐसी तुल्य धारिता होगी कितनी? तो हम इसे कह सकते हैं A ε0/d। अब भी होगा ये A ε0/d,
इधर वाले का पार्ट का, लेकिन ये अब a नहीं है बल्कि a/2 है, तो a/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लिखेंगे, a/2 इंटू में एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है, इधर वाले की और प्लस इधर वाले की और जोड़ लो, मतलब इधर कितनी होगी, तो इधर वाला तो परावैद्युत पदार्थ भरा है तो Ka एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होगी, लेकिन A का मतलब यहां पर भाई a/2 होगा ना, a पूरा है नहीं, a/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो पहले तो धारिता 2 माइक्रोफैराड थी जिसे हम a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लिख रहे थे, लेकिन अब धारिता कितनी, a/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इधर वाले की और इसकी Ka/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ये अब कितनी हो गई है, 5 माइक्रोफैराड हो गई, उसने बताया है कि अब ये 5 माइक्रोफैराड बन गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ हमारा कितना, तो इसे हम लिखने वाले हैं a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, Ka एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d और बराबर में 5 माइक्रोफैराड है भाई, माइक्रोफैराड। a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 माइक्रोफैराड, तो लिखेंगे 2 माइक्रोफैराड, चलो माइक्रोफैराड उधर भी है, माइक्रोफैराड इधर भी है, छोड़ देते हैं माइक्रोफैराड को, ठीक है, 2 माइक्रोफैराड अपान में 2 ये वाला, के a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इतने को हम लोग क्या लिखेंगे 2, ये 2 माइक्रोफैराड अपान में ये वाला 2 बराबर में 5 माइक्रोफैराड, इधर भी छोड़ दिया इधर भी छोड़ दिया, हटाओ, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, बचेगा क्या हमारे पास 1 प्लस के बराबर में 5, 1 उधर कर दो, के बराबर 5 माइनस 1, के बराबर 4, अर्थात उस परावैद्युतांक का मान क्या आया, 4 आया। क्लियर है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बस इसको समझना है, नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा बैक करके दोबारा समझो, अब की बार आ जाएगा, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से इसको समझ लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर होके जाइएगा और बस हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोगों की दुआएं अगर हमें मिलती रही तो हम भी आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चैप्टर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए। एक संधारित्र दिया गया है चित्र में, इस प्रकार से चित्रों में 3 संधारित्र जोड़े गए हैं, एक इस प्रकार से जोड़ा गया है और एक ये 3 संधारित्र जोड़े गए हैं चित्रानुसार। ये चित्र में C1 ये जो है इसकी धारिता दी गई है 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। C2 जो है इसकी धारिता दी गई है 10 माइक्रोफैरड और ये जो C3 है इसकी धारिता दी गई है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब बताना है इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, आपको ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आसानी से हम लोग ज्ञात भी कर पाएंगे, लेकिन ऐसे सवालों को हमेशा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और समझना होता है। यहां से ये स्टार्ट हुआ और हमने देखना है कौन श्रेणी क्रम में है कौन समांतर क्रम में, ये समझना होता है भाई। यहां से स्टार्ट किया, आगे चले, यहां से 2 तार गए तो 2 तार गए, हम लोग इधर और इधर ऐसे ले जाते हैं। एक में केवल एक प्रतिरोध जोड़ करके वापस आए हैं, तो ये एक प्रतिरोध नहीं है, संधारित्र जोड़ा है फिर वापस आए हैं। दूसरा वाला जो गया था यहां पर 2 संधारित्र जोड़े गए हैं और फिर वापस आए हैं और एक ही बिंदु पर ये वाला भी और ये वाला भी आकर के एक ही बिंदु पर मिल गया है और ये इस तरह से। अब आप समझ पा रहे होंगे किसे हमें श्रेणी क्रम में और किसे समांतर क्रम में जोड़ना है। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देना है और इनका जो तुल्य आएगा उसको और इस वाले को समांतर क्रम में जोड़ देना है, यही तो है सिस्टम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये कितना है 5 माइक्रोफैरड, ये कितना 10 माइक्रोफैरड, ये कितना 3 माइक्रोफैरड, ये सिंगल वाला 3 माइक्रोफैरड। तुल्य धारिता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले 5 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड जिन्हें C1 और C2 कहते हैं, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो लिखेंगे C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, और श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका 1/C या C डैश कह लेते हैं, जो तुल्य होगा तीनों का उसे C लिख लेंगे।
तो 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ये श्रेणी क्रम का नियम होता है ना। 1/c डैश इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। तो इसे हम लिखेंगे 1/c डैश इज इक्वल टू एलसीएम 10, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1/c डैश इज इक्वल टू 3/10 या फिर c डैश इज इक्वल टू 10/3। ये c डैश आ गया भाई, c डैश आ गया। अब इस c डैश का मतलब इन दोनों का तुल्य आ गया। अब इन दोनों के तुल्य को इसके साथ में समांतर क्रम में जोड़ना है। मतलब c डैश और c3, ये इनको समांतर क्रम में, c डैश व c3 को समांतर क्रम, जिसे हम पार्श्व क्रम में कहते हैं, जोड़ देते हैं। तो पार्श्व क्रम में जोड़ने का तरीका c बराबर c1 प्लस c2 होता है, तो c डैश प्लस c3 हो जाएगा भाई। c इक्वल टू c डैश कितना है 10/3 और c3 कितना है 3, तो c बराबर 3 × 9, 9 10 19, 19/3 माइक्रोफैरड। ये धारिता आ गई तुल्य धारिता, ये थी माइक्रोफैरड, ये भी था। ठीक है, माइक्रोफैरड में थे, माइक्रोफैरड रखा, धारिता से धारिता निकालनी थी तो बदलने की आवश्यकता नहीं थी। तो c इक्वल टू 19/3 माइक्रोफैरड, ये हमारा इसका कुल आंसर होगा। बात क्लियर है ना? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और डस्टर भाई इधर आ जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन, और उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप समझेंगे तो बहुत ही इजी है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हें आप अपने आप सॉल्व जरूर करें। एक अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार का है, जरा ध्यान से देखेंगे और इसको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर कोई भी हो, क्या मतलब है, लेकिन क्वेश्चन हम सुनाते हैं आपको। 3 समरूप संधारित्र हैं 3, C1, C2, C3 में प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैरड है। 3 संधारित्र हैं, C1, C2, C3, तीनों की धारिता है 6 माइक्रोफैरड। C1 भी 6, C2 भी 6, C3 भी 6। ठीक, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, जो कि चित्र में प्रदर्शित है। किस प्रकार जुड़े हैं वो चित्र में दिखाया गया है। अभी मैं चित्र बनाता हूं। ज्ञात कीजिए, नंबर 1 परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। नंबर 2 प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं ये चित्र कैसा है। चित्र कुछ इस तरह से बनाया गया है। 3 संधारित्र है, एक संधारित्र यहां हो गया, दूसरा संधारित्र यहां जुड़ा है, और दोनों के बीच में यहां पर क्या है, तो यहां पर एक बैटरी जुड़ी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, और यहां पर जाकर के एक तीसरा संधारित्र जोड़ दिया गया है C3। तो यहां पर है अपना C1, ये C2, ये C3, और तीनों की धारिताएं जो हैं C1, C2, C3 तीनों हैं 6 माइक्रोफैरड। इसने क्वेश्चन में बताया था 6 माइक्रोफैरड के हैं। 12 वोल्ट की बैटरी है। नंबर 1 आपको ज्ञात करना है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, और फिर सब पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो चलो इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा यार कैसे लगेगा, लेकिन इसको हम रीअरेंज करके आपको समझाते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये बैटरी है, बैटरी, चलो ठीक है, मान लिया ये बैटरी हो गई हमारे पास। ठीक है, यहां से बैटरी के टर्मिनल से एक चली लाइन, यहां पर आई और यहां पर आई, यहां पर से 2 तार यहां से गए हैं। ध्यान से देखिए, 2 तार, एक बैटरी थी, यहां तक तार हम ले आए, और यहां से 2 तार अलग अलग हुए हैं। यहां से यहां तक, ये तार यहां से यहां तक आया, तो हम इसी की लंबाई को मान सकते हैं, इसे मोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है तो सिंगल तार यहां तक, तो यहां तक सिंगल तार। यहां से 2 पार्ट हुए हैं इसके, तो हम कह सकते हैं ऐसे ऐसे 2 पार्ट कर दें, इसमें आपको समझ में आएगा। 2 पार्ट कर दें, एक पार्ट में एक सिंगल लगा है संधारित्र, और दूसरी तरफ से 2 संधारित्र लगे हैं। एक C1 लगा है ये, और इसी तार में आगे बढ़ करके एक C2 लगा है, और दूसरे वाले तार में क्या है, एक संधारित्र लगा है C3, और दोनों मिलकर के आगे आएंगे, और ये भी आगे आएंगे, दोनों एक ही जगह पर फिर मिल जाएंगे। ठीक,
और फिर ये आकर के बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ जाएंगे। कितना इजी है अब आपको लग रहा होगा। C1 है, C2 है, C3 है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इसकी तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करेंगे? C1 C2 को श्रेणी क्रम में, फिर इनको समांतर क्रम में, तो यही होगा ना। श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ें C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो C1 व C2 को श्रेणी क्रम में, ओके, श्रेणी क्रम में जोड़ें तो 1/c डैश बराबर में 1/c1 प्लस 1/c2 यही लिखेंगे हम। तो यहां पर भाई हो जाएगा 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c1। 6 माइक्रोफैराड सब है तो 1/6 बराबर में 2/6, 2 से काट दिया 3, 1/3 अर्थात 1/c डैश बराबर 1/3 है। तो c डैश बराबर क्या होगा? 3 माइक्रोफैराड। इनका तुल्य, सॉरी, इन दोनों का तुल्य 3 माइक्रोफैराड। अब इस 3 माइक्रोफैराड और इसको, ये जो 6 माइक्रोफैराड का होगा, C डैश और C3, इनको समांतर क्रम में जोड़ लो। तो लिख देते हैं C डैश व C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक कर लेना आप लोग। तो क्या बन जाएगा? समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C बराबर में C डैश प्लस C3, समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका है। C डैश कितना है? तो 3 माइक्रोफैराड। C3 कितना है? तो 6 माइक्रोफैराड, ये तो दिया ही था। तो टोटल कितना हो गया? 9 माइक्रोफैराड। ये तुल्य धारिता आ गई और आंसर आ गया पहले वाले पार्ट का। दूसरे पार्ट में क्या बताया गया? तो दूसरे पार्ट में बताया संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है, कितना होगा। इस संधारित्र पर कितना होगा, इस संधारित्र पर कितना होगा। अच्छा, इन पर तो बराबर मात्रा में होगा, ये तो क्लियर है। इस पर इनका दुगना होगा, ये भी क्लियर है। तो अभी हम ये देख रहे हैं इनके बीच में वोल्टेज क्या है। तो इनके बीच में वोल्टेज यहां पर लगा था 12 वोल्ट। 12 वोल्ट वोल्टेज यहां पर आया। इस वाले संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज है 12 वोल्ट, लेकिन इन वाले दोनों संधारित्रों के सिरों पर जो वोल्टेज होगा वो 12 वोल्ट अलग अलग भागों में बट गया होगा। तो 6 वोल्ट इनके पर होगा। हम कह सकते हैं 6 वोल्ट यहां पर है, 6 वोल्ट यहां पर है, लेकिन इसके सिरों पर पूरा का पूरा 12 वोल्ट है। बात क्लियर ना। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों, मतलब प्रतिरोधों या फिर संधारित्रों के सिरों पर जो वोल्टेज होता है समान होता है। तो इन दोनों का 12 होगा और इसका अकेले का 12 है, ठीक है, क्योंकि 12 टोटल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें आवेश निकालना है संधारित्र C1 पर, तो C1 पर आवेश क्या होगा? पर आवेश संधारित्र के पदों में हमें पता था C बराबर Q/V होता है, तो Q बराबर C इंटू V होना चाहिए। तो Q बराबर, सॉरी, C इंटू वी नहीं, Q बराबर C इंटू V होना चाहिए ना, C इंटू V। तो यहां पर हम लिखेंगे Q1, मतलब संधारित्र पहले पर आवेश Q1 बराबर C1 इंटू V1। तो Q1 बराबर C1 बच्चा कितना? 6 माइक्रोफैराड सारे थे ना, तो 6 माइक्रोफैराड को आप क्या लिखोगे? गुणा 10 की पावर -6। V1 कितना? तो V1 का वैल्यू दिया है 6 वोल्ट, तो यहां पर लिख दिया 6 वोल्ट। कौन सी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो Q1 बराबर में आ गया 36 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। कोई दिक्कत नहीं है। Q1 बराबर 3.6 गुणा 10 की पावर -5 कूलाम। ठीक, क्लियर है ना। अब ये Q1 आ गया, C1 पर आवेश। अब C2 पर आवेश निकालना है तो इससे हो जाएगा Q2 बराबर C2 इंटू V2। C2 क्या है? 6 है, 6 गुणा 10⁻6। V2 क्या होगा? ये भी 6, गुणा कर दिया, आंसर आना सही सेम आएगा, वही आएगा। C3 जब निकालेंगे, C3 पर आवेश निकाल लेना आप लोग, ठीक है, मैं बता दूं। C3 बराबर क्या हो जाएगा? C3 यार बता रहे हो, Q3 बराबर क्या हो जाएगा? Q3 बराबर C3 इंटू V3। भाई C3 तो वही रहेगा 6 गुणा 10⁻6, लेकिन V3 अब की बार 12 वोल्टेज, इसके सिरों पर तो पूरा वोल्टेज है, तो 12 6 72 7.2, इसका दुगना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। निकाल के बताइए और हमें बताइएगा हाँ हमने निकाल लिया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर भी देख लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा भाई, लाइक भले ही ना करो,
शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल से डरते हैं, उनका न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट नहीं होता है, डरते हैं उनसे कि हम कैसे लगाएंगे न्यूमेरिकल्स। हम वो क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सरल ढंग से पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको अगर समझ में आता है तो लाइक भी करिएगा, मुझे बताइएगा भी आप इससे सीख रहे हैं या नहीं, और डेली क्लास आप ज्वाइन भी करें, जिससे आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलो हम लोग अब चलते हैं अगले अपने न्यूमेरिकल की ओर, और अगला न्यूमेरिकल भी कुछ इसी प्रकार का है, ध्यान से देखिएगा। अगला न्यूमेरिकल दिया गया है चित्र में प्रदर्शित संधारित्र C2 में। अब ध्यान से देखिए, चित्र दिया गया है एक, और चित्र क्या है, तो चित्र है इस तरह से, बिंदु A है, यहां पर बिंदु A से एक वायर गया है और एक संधारित्र जोड़ा गया है यहां पे इस तरह से, और फिर दूसरा संधारित्र जोड़ दिया है इस तरह से, फिर तीसरा संधारित्र भी जोड़ दिया है इस तरह से, और यहां पर इसको ले जाकर के पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। अब बताया गया है बिंदु A पर विभव 90 वोल्ट है। बिंदु A ये है और बिंदु B इधर कहीं होगा, है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु A पर विभव 90 वोल्ट का है, 90 वोल्ट विभव है, और इधर वाला वोल्टेज कितना होगा, तो क्लियर है कि इधर वाला वोल्टेज अब कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि पृथ्वी से जुड़ गया जो सिरा उसका वोल्टेज 0, तो इधर 0, ये 90, इनके बीच का विभवांतर कितना हो गया, तो 90 से 0 कितने का अंतर है, 90 का अंतर है, तो विभवांतर हो गया 90, विभवांतर हो गया 90 वोल्ट। क्वेश्चन अब मैं पढ़ के सुनाता हूं। चित्र में प्रदर्शित संधारित्र C2 में विभवांतर व संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। विभवांतर व संचित ऊर्जा की गणना किसमें, C2 में। ये संधारित्र C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C2 के सिरों के बीच का विभवांतर भी बताना है, और इसमें संचित ऊर्जा भी आपको बताना है। ठीक है, और बताना है बिंदु A पर विभव, आगे ऊर्जा की गणना कीजिए। बिंदु A का विभव 90 वोल्ट है, C1 बराबर 20 माइक्रोफैरड दिया है, C1 बराबर 20 माइक्रोफैरड है, C2 बराबर में आपको दिया गया है 30 माइक्रोफैरड, और C3 बराबर दिया है 15 माइक्रोफैरड। ठीक है, आपको इस पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, C2 के सिरों पर विभवांतर, C2 के सिरों पर विभवांतर बताना है सबसे पहले, और नंबर 2 में C2 में संचित ऊर्जा, C2 में संचित ऊर्जा भी आपको बतानी है कितनी होगी। ओके, चलो कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखना है इनके बीच का विभवांतर है 90 का, 90 का विभवांतर है, तो अलग अलग कितने 3 भागों में बटा होगा ये विभवांतर, तो इसके C2 के सिरों पर कितना विभवांतर होगा ये हमें ज्ञात करना है। हम अभी मान के चलते हैं कि इसके C1 के सिरों पर विभवांतर है V1, C2 के सिरों पर विभवांतर है V2, और C3 के सिरों पर विभवांतर है V3। ठीक है, अगर ये वोल्टेज हम मान के चलते हैं तो देखिएगा, जब श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े होते हैं तो उन पर आवेश सब पर बराबर होता है। हम इस पर आवेश निकालते हैं, आवेश का फार्मूला होता है C के पदों में C बराबर Q/V, तो Q बराबर में होता है CV, अभी हम लोग पढ़ ही रहे। तो अगर हम देखें आवेश Q बराबर क्या होगा, C इंटू V। अच्छा, C क्या है, तो C इन तीनों की तुल्य धारिता ले लीजिए, और V क्या है, इसका तुल्य प्रतिरोध तुल्य विभवांतर ले लीजिए जो 90 है। तुल्य धारिता अभी हम लोगों को पता नहीं है, तो सबसे पहले हम तुल्य धारिता निकालते हैं, और तुल्य धारिता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य धारिता C 1/C बराबर में 1/C1, C1 मतलब 20 माइक्रोफैरड, प्लस 1/C2 30 माइक्रोफैरड, और 1/C3 15 माइक्रोफैरड। 1/C बराबर में एलसीएम हो जाएगा 60, 20 3 60, 30 दूना 60, 15 चक्कू 60। 1/C बराबर में ये हो जाएगा 9/60। ठीक है, 9/60, या फिर 3 दूना 3 3 9 और 3 दूना 6। C बराबर में हम कह सकते हैं 20/3 माइक्रोफैरड। ये इसका C निकल के आया है धारिता। धारिता 20/3 माइक्रोफैरड है, तो आवेश अब निकाल लेते हैं। आवेश, प्रत्येक पर आवेश समान होगा, तो आवेश Q बराबर C इंटू V।
Q बराबर C कितना है 20 माइक्रोफैरड है, 10 की पावर -6 कर दीजिए, और V कितना है वोल्टेज, तो 90 वोल्ट है, ये लगा दीजिए। 3 से काट दे, 3 तिया 9। Q बराबर 20 और 30 की गुणा 600 गुणा 10 की पावर -6, तो Q बराबर हम लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की पावर -4 कूलाम। 2 जीरो इसको दे दिए, 2 घात कट गई, तो Q बराबर 6 गुणा 10 पावर -4 कूलाम। आवेश इतना है, और याद रखिए श्रेणी क्रम में जितने भी संधारित्र जुड़े होते हैं सब पर आवेश समान होगा, तो Q1 Q2 Q3 सब यही है। ठीक है, अब हमें निकालना था V2 के सिरों पर विभवांतर, तो V2 इज इक्वल टू कर लेते हैं भाई V बराबर में होगा, V बराबर क्या होगा, तो V बराबर में होता है Q/C। तो जब हमें V2 निकालना है तो V2 बराबर में क्या होगा, पहला ऑप्शन अब लगाने जा रहे हैं, पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन, मतलब इसका पहला पार्ट जो है V बराबर होता है Q/C, तो V2 बराबर हो जाएगा Q2, और Q2 का मतलब लिखने से कोई फायदा नहीं है, सब पर आवेश बराबर है, तो Q ही रखो, अपान C मतलब C2 कर दो। दूसरे वाले संधारित्र का निकाल रहे C2 कर दो, इसके सिरों का निकालना हो तो C3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, C2 कर दिया। तो V2 इज इक्वल टू Q कितना 6 गुणा 10 की पावर -4 कूलाम, और C2 कितना, तो C2 है 30 माइक्रोफैरड, तो C2 की जगह पर 30 माइक्रोफैरड 10 की पावर -6, ठीक है, 10 की पावर -6 फैरड हो जाएगा। तो V2 इज इक्वल टू निकल के आएगा 6 गुणा 10 की पावर -4, 10 की पावर प्लस का 6 ये चला जाएगा बटे में 30, बटे वाला 10 की पावर -6 था, ऊपर कर दिया प्लस का 6 हो गया, बटे में 30 रखा, बाद में काटेंगे, ये हो गया V2 इज इक्वल टू 6 गुणा 10 की पावर 2 बचेगा, और बटे में 30। बात क्लियर, ऊपर 4 और 6 घट गया। V2 बराबर में 6 गुणा 100 10 का स्क्वायर 100, और 100 के 6 से गुणा करेंगे तो 600 कर देते हैं डायरेक्ट, बटे में 30, एक जीरो काट दिया और 3 से इसको काट दिया, तो V2 बराबर आ गया 20 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे वाले संधारित्र C2 के सिरों पर जो विभवांतर है वो कितना है, 20 वोल्ट का है। इसके सिरों पर विभवांतर कितना है, 20 वोल्ट का विभवांतर है। क्लियर, तो 20 वोल्ट का विभवांतर हो गया, और ये आप लोगों ने निकाल लिया है। अगर इसमें देखो कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी हो तो आप लोग कर लेना, मुझसे कैलकुलेशन अक्सर कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, दिमाग इधर उधर में ज्यादा लगाता हूं, गलतियों का देवता कहलाता हूं, तो गलतियां मुझसे होती रहती हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, तो अगर हो गया हो गड़बड़ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम देख लेते हैं, चमक तो नहीं रहा है, नहीं ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर चमक रहा है तो देख लेना, 10 की पावर प्लस का 6 है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें इसके दूसरे वाले पार्ट की, C2 में संचित ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा U बराबर हाफ CV² होता है भाई, तो U बराबर हाफ 1/2 C मतलब C2, दूसरे वाले संधारित्र की बात कर रहा है, तो C2 है कितना, तो C2 है 30 माइक्रोफैरड, तो लिखेंगे 30 गुणा 10 की पावर -6 V² का मतलब V2² होगा भाई, V2² मतलब 20 का स्क्वायर कर देते हैं, ये तो हो गया 15 गुणे में 20 का स्क्वायर 400 होता है, गुणे 10 की पावर -6 करिए जरा, तो अब जगह नहीं है तो कर तो लेंगे, 15 चक्कू 60, तो बन गया 60, 2 जीरो और गुणे 10 की पावर -6, ये जूल में होगी, ऊर्जा है, तो 6 गुणा 3 जीरो इसको दे दो, 10 की पावर -3 बचेगा जूल, तो 6 गुणा 10 की पावर -3 जूल, ये आंसर आ गया। ठीक, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना, अगर मेरे ख्याल से सही होगा, गलत हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बुरा मत मानिएगा, आप लोग समझदार हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपके सामने हम दे रहे हैं, तो इनको किसी भी हालत में आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो है वो 50 वोल्ट है, क्वेश्चन नंबर पता नहीं, विभवांतर कितना है 50 वोल्ट का, 50 वोल्ट का विभवांतर, डेल्टा भी लिख लो या फिर केवल भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
विभवांतर 50 वोल्ट का है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कितने आवेश को, आवेश का वैल्यू दिया है 3 × 10⁻5 कूलाम के आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा आपको बताना है। मतलब किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही पड़ता है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा ये हमें बताना है। और हमें फॉर्मूला पता था वैद्युत विभवांतर के से डेल्टा V बराबर W/Q होता है। सो W बराबर कार्य बराबर Q × डेल्टा V हो सकता है। यहां पर हम अगर डेल्टा V लिखते हैं तो डेल्टा V, कोई दिक्कत नहीं है। सो W = Q × डेल्टा V, ये फॉर्मूला लगा देंगे। W बराबर में Q का मतलब है 3 × 10⁻5, डेल्टा V मतलब है 50 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। W बराबर में 15 150 × 10⁻5 दशमलव यहां पर अगर लगाएं तो W बराबर में 1.5 × 10⁻³ जूल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इतना कार्य करना पड़ेगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आसानी से लगा लिया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं तो क्या किया जाए। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से जो क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार के ही आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक चित्र दिया गया है आपके सामने, हम फिर बना देते हैं। इस प्रकार का चित्र अभी हम लोग बनाए भी थे तो फिर हम आपके लिए बना ही देते हैं। एक संधारित्र इस तरह से जोड़ा गया, इस तरह से एक यहां पर संधारित्र जोड़ा गया, फिर एक यहां पर संधारित्र जोड़ा गया और फिर एक यहां पर संधारित्र जोड़ा गया और इस तरह से। ठीक, A है, B है, यहां पर C है, यहां पर D है। 6 माइक्रोफैरड ये धारिता है, 6 माइक्रोफैरड इसकी धारिता है, 6 माइक्रोफैरड ये भी है और 6 माइक्रोफैरड का ये भी है। सब 6-6 माइक्रोफैरड के हैं। C व D के मध्य विभवांतर आपको ज्ञात करना है। बताया गया दिए गए चित्र में बिंदु A तथा B के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया। बिंदु A और B के बीच का कुल विभवांतर जो है, इनके बीच लगाया गया है 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया। अब बताना है C तथा D के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपको C और D के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। A और B के बीच का विभवांतर पता है, C और D के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। इसको हम रीअरेंज करते हैं पुनः। A से चले, A से चले तो चलो A से चल दिए। A से चले, कुछ दूर पहुंचे, 2 तार मिले यहां से, तो यहां पर 2 भागों में इसको हमने बांट दिया। एक में 6 6 6 3 जुड़े हैं, 6 6 6। दूसरा वाला जो भाग आया था इसमें से केवल एक संधारित्र जुड़ा है और दोनों आकर के फिर एक जगह पर मिल जाते हैं और फिर B बन जाता है। ठीक, अब आपको ज्ञात क्या करना है? तो आपको ज्ञात करना है C और D। C कहां पर था? इस वाले संधारित्र के बाद में ये बिंदु, और D है ये C है, ये D है, इनके बीच का विभवांतर आपको ज्ञात करना है। A और B के बीच का कुल विभवांतर 100 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, सभी 6 माइक्रोफैरड है, ये भी है 6 माइक्रोफैरड, ये भी है 6 माइक्रोफैरड, ये भी है 6 माइक्रोफैरड, ये भी है। हमने बताया था जब भी आपको विभवांतर ज्ञात करना है तो V बराबर में होता है W/Q, सॉरी धारिता के पदों में C बराबर Q/V, तो V बराबर होता है Q/C। मतलब आपको Q निकालना है सबसे पहले, तो Q आपको पता होना चाहिए, फिर C तो पता ही है, निकाल लेंगे विभवांतर। लेकिन Q हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इनकी तुल्य धारिता निकालते हैं। क्या निकालेंगे? तुल्य धारिता। वोल्टेज पता है, तुल्य धारिता निकाल देते हैं। तो तुल्य धारिता इनकी क्या हो जाएगी? तो ध्यान से देखिएगा, 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता। सबसे पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, C1 C2, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ऐसे कहने के लिए कह लिया। तो हम अगर इनको समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ें तो 1/6 1/6 और 1/6। ओके, ये हो गया 1/C' इक्वल 3/6 1/2, अर्थात C' बराबर 2 माइक्रोफैरड। इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध, मतलब तुल्य धारिता जो आई है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है,
2 माइक्रोफैरड तुल्य धारिता। अब ये तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड उधर है और इधर साइड में देखिएगा ये वाला 6 माइक्रोफैरड जो है इसको हम क्या करेंगे, अब श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ना है। तो तुल्य धारिता जो हम निकालेंगे, तुल्य धारिता जो हम निकालेंगे C बराबर में C डैश के साथ में C4 जोड़ेंगे तो ये बनेगा C इक्वल टू C डैश मतलब 2 माइक्रोफैरड और C4 मतलब 6 माइक्रोफैरड, तो C बराबर 8 माइक्रोफैरड। ठीक, C डैश बराबर 8 माइक्रोफैरड। अब आवेश देखते हैं, सबसे पहले आवेश कितना होगा। तो इनके बीच का अगर हम तुल्य आवेश निकालें कि इन पर कितना आवेश होगा, इन वाले संधारित्रों पर आवेश की मात्रा अगर निकालें तो आवेश Q बराबर होता है C इंटू V, और इनकी टोटल जो C निकली थी जिसे हम C डैश कह रहे थे 2 माइक्रोफैरड, 2 गुणा 10 की पावर -6 लिख सकते हैं, और इंटू V का मतलब है विभवांतर कितना लगाया गया था, इनके सिरों के बीच का जो तुल्य विभवांतर था 100 वोल्ट है, तो हम यहां पर 100 लिख देते हैं। तो Q बराबर में हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -4 कूलम, क्योंकि 100 इसको दे दिया, 10 की पावर -4 बचेगा। तो आवेश हमने निकाल लिया है, आवेश निकल आया है, धारिता पता है। अब विभवांतर निकालने में कुछ नहीं जाता, C और D के बीच का विभवांतर, C व D के बीच विभवांतर क्या होगा, V बराबर में Q अपान C होता है, तो Q तो सब पर समान होगा, इन पर तो Q तो वही रहेगा, अपान में C जिस पर निकालना है, तो C और D के बीच में C2 पड़ता है, इसकी धारिता 6 माइक्रोफैरड है, 6 माइक्रोफैरड लिख दीजिए। तो V इज इक्वल टू Q अपान C होता है, तो V बराबर में या फिर C और D के बीच के विभवांतर को VCD लिख देते हैं, VCD, क्योंकि V तो यहां पर इसको लिख रहता है, तो VCD इज इक्वल टू Q कितना है 2 गुणा 10 की पावर -4, और C कितना है हमारा, तो C है 6 माइक्रोफैरड, क्योंकि इसके बीच का विभवांतर निकालें तो इसकी धारिता लेंगे ना 6 माइक्रोफैरड मतलब 10 की पावर -6, काट दिया 3, VCD मतलब CD के बीच का विभवांतर 10 की पावर -4, 10 की पावर +6 बटे में 3, ठीक है। तो VCD बराबर में 10 की पावर 2 बटे 3, या फिर हम VCD बराबर में कह सकते हैं 100 बटे 3, ये वोल्ट, ये उत्तर आ गया V और CD के बीच का विभवांतर। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबी क्लास भी हो गई है। आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले वाले क्लास में देखने वाले हैं। अगली वाली क्लास जो होगी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोग केवल वही क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है, तो इस सीरीज से आप लोग कंटिन्यूअसली जुड़े रहिएगा, आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप यहां पर अगर लगे रहेंगे, साथ में पढ़ाई करते रहेंगे, तो बहुत ही अच्छा आप लोग यहां से फायदा उठाने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, और शेयर नहीं किया है तो तुरंत इसको शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे वो भी आए और वो भी अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। नए टॉपिक क्या, इसी चैप्टर के कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ाई करते रहिए।